आइए भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विपिन सेना, आपका मेंटर। आज हम लोग नेवी एसएसआर के आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और दिखाएंगे कि आप कैसे आराम से इस एग्जाम्स को आप निकाल सकते हैं। आप में है ताकत, आप में है दम। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मेरे पास कोटेशन है। मैं चाहता हूं कि इस कोटेशन के बारे में आपको बताऊं। क्या है? मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। जो मुश्किल है वह किसके हिस्से आएगा? जो बेहतरीन लोग हैं उसके हिस्से आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिसके पास मुश्किल काम को करने का ताकत है उसी के पास मुश्किलें आना तय है। अगर मुश्किल नहीं तो अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे? अगर हम एग्जाम को अगर पहला क्लास में पढ़ते हैं तो क्या जनवरी में एडमिशन लिया जनवरी में ही फाइनल एग्जाम होता है? नहीं। कब होता है? कुछ समय के बाद दिसंबर में, या मार्च सेशन है तो मार्च में, अप्रैल टू मार्च। यानी कहने का मतलब है कि जब हम मुश्किलें पाने लगते हैं इसका मतलब हम सब कुछ अच्छा करने लगते हैं। यानी हम में वो ताकत बनते जाता है, तभी तो हमारे पास मुश्किलें आते रहती है। इसलिए अपने आप को बेहतरीन इंसान समझकर, भगवान का, ऊपर वाले का एक देन समझकर निश्चित तौर पर खूब मेहनत करो और ये दिखाओ दुनिया को कि तुम में कितनी ताकत है। अगर तुम्हारा उदाहरण अपने घर में हो गया तो तुम, अगर लोग कहने लगे कि इसके जैसा बनो, इसका मतलब तुम में ताकत आने लगी है। तो मुश्किल के लिए तैयार रहो, क्योंकि और मुश्किलें आएंगी। अब तुम्हें और काम करना पड़ेगा। तो चलिए आप और हम आज शुरुआत करते हैं नेवी एसएसआर के प्रश्न को कैसे सॉल्यूशन किया जाए उसके बारे में। आइए, आपके पास आ गया नेवी एसएसआर 26/2/2019 को। अभी एग्जाम होने वाले थे 2020 में, संजोग से वो नहीं हो पाया। तो इसके पहले जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्यूशन करवा कर आपको दिखाऊंगा कि कैसे वह आसान है, किस तरह से हम उसे बनाते हैं, ताकि हमारा एग्जाम आने वाले 2020 में, इसके बाद जब भी आएगा तो हम लोग उसको बना सकते हैं। आइए दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसके कलम को बदल लूं, ये रहा रेड कलर का। और अब चलते हैं हम लोग पैसेज में। ये पैसेज आपके पास, ये नेवी एसएसआर का पैसेज है जो 26/2/2019 का है। यानी इसी तरह का पैसेज आएगा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सीखने की जरूरत है। आज पैसेज पढ़कर मैं बताऊंगा कि इसके अर्थ क्या है, और 5 क्वेश्चन को मैं तुम्हें बनाने का आजादी दूंगा। 20-20 सेकंड की आजादी होगी और उस 20 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। चलिए तो हम और आप दोनों मिलकर पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है, आई पास्ड ऑल द अदर कोर्स। मैंने दूसरे कोर्स को, पाठ्यक्रम, कोर्स का मतलब क्या हुआ जी? पाठ्यक्रम। कोर्स का मतलब क्या हुआ? पाठ्यक्रम। मैं सभी पाठ्यक्रम को पास किया। That I took at my university। यानी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जिस सब्जेक्ट का मैंने एग्जाम दिया, क्लास किया, वो सब पास किया। बट लेकिन आई कुड नेवर पास बॉटनी। यानी ये जो लेखक है यह सभी तरह के कोर्स में अपनी सफलता का परचम लहरा दिया, लेकिन जब इसके पास बॉटनी आया तो यह बॉटनी में नहीं कर पाया। बॉटनी में यह नहीं कर पाया। हाँ, बॉटनी में यह काम को नहीं कर पाया। ठीक है। तो आगे कहता है, जब बॉटनी में नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह सब एग्जाम को पास किया और बॉटनी में नहीं पास किया, तो क्यों? अब इसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। दिस वॉज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि ऑल बॉटनी स्टूडेंट्स, यानी जितने बॉटनी के छात्र थे, हैड टू स्पेंड, उन्हें वह अपना समय देते थे। समय बिताना, स्पेंड का मतलब क्या हुआ? समय बिताना। सेवरल आवर्स अ वीक। सेवरल माने कई, बहुत अधिक। आवर्स का मतलब घंटा, अ वीक, एक वीक में
कई घंटा वे बिताते थे इन अ लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला, इसका मतलब क्या हुआ जी? प्रयोगशाला। वो प्रयोगशाला में वे सारे छात्र बॉटनी पर अब जब प्रयोग करते थे तो बहुत सारा समय बिताते थे। लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप, कैसे? माइक्रोस्कोप से देख देखकर, माइक्रोस्कोप से देखकर वह अपना समय लेबोरेटरी में बिताते थे एट प्लांट सेल्स। वो माइक्रोस्कोप से क्या देखते थे? तो प्लांट के सेल्स को देखते थे। सेल्स माने कोशिका, सेल्स का मतलब क्या हुआ? कोशिका। वो कोशिका को देखते थे उससे। आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, स्कोप कहता है कि लेकिन मैं माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकता था। थ्रू का मतलब क्या हुआ? के द्वारा। अन्य सभी लोग माइक्रोस्कोप से देखकर लेबोरेटरी में बॉटनी सीखते थे, लेकिन जो लेखक है वह माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप के द्वारा वह चीजों को देख ही नहीं पाता था। अब आगे बढ़ता है, भाई क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा? तो कहता है आई नेवर वंस सॉ अ सेल, मैंने कभी नहीं देखा। सॉ माने सी का पास्ट हुआ सेल, थ्रू अ माइक्रोस्कोप, मैं कभी देख ही नहीं पाया। माइक्रोस्कोप लगाते थे, मुझे सेल दिखाई नहीं पड़ता था। लेखक कहता है कि मैं भी माइक्रोस्कोप से देखने का प्रयास करता था, लेकिन मुझे सेल नहीं दिखाई देता था। He would, this used to enrage my instructor. This would, मैं जब देखता था तो मुझे कुछ और दिखाई देता था, सेल ही नहीं दिखा देता था। तो this used to enrage, enrage का मतलब गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। इससे गुस्सा हो जाते थे कौन? हमारे इंस्ट्रक्टर, शिक्षक, निर्देशक, शिक्षक कहो इसको। ही वुड वांडर, वांडर का मतलब घूमना, वांडर का मतलब घूमना। अराउंड द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के चारों तरफ घूमते थे। वे जो हमारे इंस्ट्रक्टर साहब थे वो लेबोरेटरी के चारों तरफ घूमते थे। प्लीज्ड, खुश होते थे विद द प्रोग्रेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जो हमारे ऑल द स्टूडेंट्स से उससे खुश होते थे। प्लीज का मतलब खुश होना। जो अन्य विद्यार्थी थे उससे वे बड़ा खुश हो जाते थे। वेयर मेकिंग इन ड्रॉइंग द इन्वॉल्व, यानी अन्य विद्यार्थी माइक्रोस्कोप से लेबोरेटरी में प्लांट को देखने में, उसके कौन कौन से पार्ट को देखना है उन्हें सब समझ में आता था, सेल को देख पाते थे। इससे वह जो इंस्ट्रक्टर थे बड़ा खुश होते थे। एंड सो आई एम टोल्ड, और इसलिए मुझे बोला गया। आई एम टोल्ड का मतलब क्या हुआ? ये पैसिव हुआ। मुझे कहा जाता है क्या भाई? इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सेल्स। क्या कहता? सो आई एम टोल्ड, मुझे कहा जाता है इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, रुचिकर, बनावट। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? रुचिकर। और स्ट्रक्चर का मतलब उसका खाका यानी बनावट, बनावट। यानी जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, सेल्स का, उसके बारे में बताया जाता है ताकि इसको इंटरेस्ट आए। प्लांट के बारे में नहीं, फ्लावर के बारे में इंटरेस्ट लाने के लिए लेखक से इंस्ट्रक्टर फ्लावर सेल्स के बारे में बताया था। Until he came to me, जब तक वे मेरे पास नहीं आ जाते तब वे क्या करते थे? उसके पहले इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सेल्स के बारे में बताते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आगे कहता है, नेक्स्ट है, देखिएगा ध्यान से। आई वुड जस्ट बी स्टैंडिंग देयर, कहता मैं केवल वहां खड़ा रहता था, मैं वहां केवल स्टैंडिंग रहता था। आई कैन नॉट सी एनीथिंग, मैं माइक्रोस्कोप से कुछ नहीं देख सकता था।
आई वुड से, मैं कहता हूं मुझे कुछ भी माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है। ही वुड बिगिन पेशेंटली एनफ। पेशेंटली का मतलब क्या हुआ? धैर्य पूर्वक। हाँ, पेशेंटली का मतलब धैर्य पूर्वक, धैर्य पूर्वक। वे धैर्य पूर्वक तक इंस्ट्रक्टर हमें कहते थे, एक्सप्लेनिंग हाउ एनीबडी कैन सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। वो कहते थे देखो बेटा कैसे बाकी लोग सब इस माइक्रोस्कोप से अंदर देख पाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था। बट ही वुड ऑलवेज एंड अप इन फ्यूरी। लेकिन जब अंत होता था बार बार मुझे कहते थे, तो मैं कहता था कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वे फ्यूरी होते थे। फ्यूरी का मतलब गुस्सा। यानी इंस्ट्रक्टर के तरह तरह से रुचिकर बनाने के बावजूद मैं कहता था कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और तब वे बड़ा गुस्सा हो जाते थे। क्लेमिंग डैट, दावा करते थे। क्लेमिंग दावा करना, क्लेमिंग माने दावा करना। डैट आई टू कुड सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। वो कहते थे कि तुम भी देख सकते हो माइक्रोस्कोप से, हाँ, बट जस्ट प्रिटेंडेड दैट आई कुडंट। लेकिन तुम बहाना कर रहे हो कि तुम नहीं देख सकते। यानी इंस्ट्रक्टर कहते थे कि तुम देख सकते हो, मुझे पता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? प्रिटेंड कर रहे हो। प्रिटेंड का मतलब क्या हुआ? बहाना करना। लेकिन वो कहते थे कि मुझे लगता है कि तुम बहाना कर रहे हो। यानी वो तरह तरह से रुचिकर बनाते थे इंस्ट्रक्टर, लेकिन हमारे जो लेखक महोदय थे ये बार बार उसमें देखकर कहते थे कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इट टेक्स अवे फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। इट टेक्स अवे फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। ये जब मैं देखता था उसमें, तो मैं फ्लावर के सेल को नहीं देख पाता था। मैं क्या देख पाता था? तो ब्यूटी ऑफ फ्लावर, मैं उस फ्लावर की सुंदरता को देखने लगता था। वाह, यही काम कीजिए। हाँ, मैं जब उनमें देखता था माइक्रोस्कोप से, तो उस लेखक को क्या दिखाई देता था? कितना बढ़िया बढ़िया फूल है, उसके छोटा सेल दिखाई नहीं देता था। हाँ, आई यूज टू टेल हिम। वो लेखक उस इंस्ट्रक्टर से कहता है कि सर, हमें अर्जुन की तरह हम उस पक्षी की आंख नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा पक्षी। तो निशाना लगेगा कैसे भाई? ही वुड से। तब वो कहते थे वी वर कंसर्न्ड सोलेली। सोलेली माने अकेले। We are concerned solely with what I may call the machines of flower, mechanics of flower। ये कहते हैं कि हम लोग कंसर्न्ड है से संबंध रखना किससे? द मैकेनिक ऑफ फ्लावर्स। मैं फ्लावर की सुंदरता नहीं तुमको देखने कह रहा हूं, मैं क्या देखने कह रहा हूं? तो मैकेनिक्स, इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है वो कहते थे इसके अंदर के सेल को देखो। और लेखक को क्या दिखाई देता था? उसकी ब्यूटी, खूबसूरती। क्या बात है। वेल आई वुड से, यहां क्या है? वुड। आई वुड से आई कांट सी एनीथिंग सर, मैं कुछ नहीं देख सकता। ट्राई इट जस्ट वंस अगेन। इंस्ट्रक्टर कहते थे एक बार और प्रयास करो बेटा। एंड आई वुड पुट माई आई टू माइक्रोस्कोप। और लेखक अपना ध्यान माइक्रोस्कोप पर लगा देते थे, लेखक देखना शुरू करते थे। ये बार बार इंस्ट्रक्टर बेचारे किसी किसी तरीके से इसको दिखाना चाहते थे फ्लावर का सेल। ये बार बार कहता था कि नहीं दिखाई दे रहा है, और वो बार बार कहते थे एक बार और मेहनत करो, एक बार और कोशिश करो। अब लेकिन जिसके दिमाग में बैठ जाए कि हमसे ये काम नहीं हो सकता, वो सच में नहीं हो सकता। दिमाग के किसी नस में जब बैठ जाएगा तो उसको कैसे हटाओगे? वो शक है, उसको कहते हैं शक का सुई होना। आगे है, एंड आई वुड पुट माई आई टू माइक्रोस्कोप। फिर से वह अपना आंख लगाता था माइक्रोस्कोप पर, एंड सी नथिंग।
और कुछ नहीं देख पाता था एट ऑल एक्सेप्ट नाउ एंड अगेन अ नेबुलस मिल्की सबस्टेंस। वो जब भी माइक्रोस्कोप में अंदर देखता था तो नेबुलस अस्पष्ट क्या दिखाई देता था? मिल्की सबस्टेंस। मिल्की का मतलब क्या हुआ जी? दूधिया। सबस्टेंस का मतलब क्या हुआ? चीज, पदार्थ। ए फेनोमेनन ऑफ माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट का मतलब ठीक से माइक्रोस्कोप नहीं रखे जाने के कारण वो अंदर केवल क्या देखता था? तो मिल्की सबस्टेंस को देखता था। फेनोमेनन का मतलब क्या हुआ? तो घटना। माल एडजस्टमेंट का मतलब अस्थिर होना। अस्थिरता पूर्वक माइक्रोस्कोप रखा जाने के कारण वह केवल अंदर क्या देखता था? तो मिल्की सबस्टेंस को देखता था। क्या बात है यार। यू वेयर सपोज्ड, कहता यू वेयर सपोज टू सी अ विविड रेस्टलेस क्लॉकवर्क ऑफ शार्पली डिफाइंड प्लांट सेल्स। क्या कहता था? यू वेयर सपोज टू सी, आप आशा करते हैं कि तुम देख पाओगे अ विविड। विविड का मतलब स्पष्ट। रेस्टलेस क्लॉकवर्क, बिना आराम का, यानी तुम अगर निरंतर देखते रहोगे तो तुम्हें जो मैं दिखाना चाहता हूं वो मिल जाएगा। ऑफ शार्पली डिफाइंड प्लांट सेल्स। शार्पली डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है, परिभाषित है, उस प्लांट सेल्स को तुम देख पाओगे। आई सी व्हाट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ मिल्क। और जब मैं देखता था तो उसमें क्या दिखता था? ए लॉट ऑफ मिल्क। कुछ नहीं दिखता था, ए लॉट ऑफ मिल्क, दूधिया प्रकाश खाली दिखता था। आई वुड टेल हिम, मैं उनसे कहता था कि सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली दूधिया प्रकाश दिखाई दे रहा था। हम तो रहते तो दो झापड़ कस के देते। रोड पर जाते हो तो आंख को जरा नीचे करके चला करो, बहुत इधर उधर का चीज देखिएगा तो माइक्रोस्कोप में तो वही दिखाई देगा ना। दिस ही क्लेम्ड वाज द रिजल्ट ऑफ माई नॉट हैविंग एडजस्टेड द माइक्रोस्कोप प्रॉपरली। वो कहते थे कि तुम्हारा आंख इसलिए चीजों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि रिजल्ट ऑफ माई नॉट हैविंग एडजस्टेड द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप को अच्छा से आपने नहीं रखा है, इस कारण तुम चीजों को नहीं देख पा रहे हो गया प्रॉपरली। सो ही वुड रीएडजस्ट, और वो सर आते थे और उसको रीएडजस्ट करते थे, फिर से उसको ठीक ठाक करते थे। फॉर मी, मेरे लिए, और रादर फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए भी करते थे बेचारे। शायद हम देखने लगेंगे तो छात्र भी देख लेगा। एंड आई वुड लुक अगेन एंड सी मिल्क, और फिर से जाते थे, अब फिर देखते थे तो क्या मिलता था? वही मिल्क। कहने का अर्थ है कि माथा में जब मिल्क भरा था तो वो माइक्रोस्कोप में देखता था तो क्या मिलता था? मिल्क ही मिलता था। यानी वो पहले से मन बना लिया था कि हमारे पास, हम इस चीज को नहीं देख सकते। तो कोई भी मास्टर, कोई भी सर अगर आपको चाहेंगे पास कराना, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। इसलिए पूरा का पूरा पैसेज में एक टीचर और एक छात्र का संवाद है। टीचर चाहते हैं कि वही देखो जो वह कहना चाह रहे हैं, और स्टूडेंट कह दिया कि हम वही देखेंगे जो मेरे मन में बैठा हुआ है। तो कैसे वो पूरा अच्छा से कर सकते हैं? अर्जुन को जब गुरु द्रोण ने पक्षी दिखाया, उसको क्या दिखा था? केवल पक्षी का आंख। लेकिन बाकी सबको क्या दिखा? कोई टांग देखा, कोई पक्षी का पंख देखा, तो कोई पूरा पक्षी देख लिया, कोई पेड़ देखा, कोई पत्ता देखा, तो सब फेल हो गया। और पास कौन किया? अर्जुन। तो उसी तरह से ये पैसेज है, आप भी अर्जुन की तरह बनो तभी आप पास करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके पैसेज में चलते हैं। देखिए पैसेज के क्वेश्चन में चलते हैं। आइए, आपके पास क्वेश्चन है, पहले बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा और फिर हमसे इसका उत्तर करवाइएगा। पढ़िए। क्या है भाई? बताओ क्या लिखा हुआ है?
कहता है द ऑथर थिंक्स दैट, ऑथर सोचते हैं कि ही कुड नॉट पास द बॉटनी एग्जामिनेशन। ऑथर कहते हैं कि वह सोचता है कि वह बॉटनी का एग्जाम पास नहीं कर सकता। क्यों? पहला, ही डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। यही तो बातें है जी, उसको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। सब लोग लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से प्रयोग कर रहा है और वह प्रयोग करते समय देखता क्या है? तो मिल्की सब्सटेंस देखता है। यानी मेरे ख्याल से तो यही उत्तर होगा। चलिए इसमें और आगे पढ़ते हैं। ही वॉज पार्शियली ब्लाइंड। क्या वह ब्लाइंड था? कभी नहीं। ही डिड नॉट लाइक माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप को ही पसंद नहीं करता था, तो कैसे बार बार देख रहा है? यानी ये नहीं होगा। हिज टीचर वॉज नॉट डिवोटेड टू जॉब। उसके शिक्षक ही उसे अच्छा से नहीं पढ़ा रहे थे। ऐसा होगा? शिक्षक हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए उत्तर बनेगा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब देखते हैं कि यह आपके पास इसका आंसर आप लोग कितना जल्दी बनाते हो। जरा बढ़िया से समय लेकर पढ़िएगा। द डिफरेंस इन एटीट्यूड बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड द ऑथर वाज दैट वाइल। कहता है कि जो एटीट्यूड था दोनों में, एक सीख रहा था और एक सिखाने वाले, दोनों के एटीट्यूड में, काम करने की जो एटीट्यूड था, शक्ति था, उसमें दोनों में क्या अंतर था? देखिए क्या अंतर था। इंस्ट्रक्टर वाज पेशेंट विद द माइक्रोस्कोप, द ऑथर वाज इम्पेशेंट। कहता है कि इंस्ट्रक्टर पेशेंट था। पेशेंट का मतलब क्या हुआ? धैर्यवान, धैर्यवान। और जो ऑथर थे वो इम्पेशेंट थे। इम्पेशेंट का मतलब धैर्यवान नहीं होना। जब धैर्यवान नहीं होते तो बार बार माइक्रोस्कोप पर क्यों देखते? इसका मतलब वो भी धैर्य से देखते थे, लेकिन माइंड में मिल्क भरा था, तो आपको दिखाई क्या देता था? मिल्क दिखाई देता था। 2nd नंबर, यानी ये नहीं होगा। इंस्ट्रक्टर वाज कंसर्न्ड विद द मैकेनिक्स ऑफ फ्लावर। इंस्ट्रक्टर कहते थे देखो बेटा, इसके सेल को देखो, मैकेनिक्स को देखो। द ऑथर वाज कंसर्न्ड मोर विद द ब्यूटी ऑफ फ्लावर। वो जब देखते थे तो उनको उनकी सुंदरता समझ में आने लगती थी। यानी ये हो सकता है। इंस्ट्रक्टर कुड नॉट एडजस्ट द माइक्रोस्कोप। ये क्या एडजस्ट नहीं करते थे प्रॉपरली? ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी उत्तर नंबर होगा 2 नंबर, है ना। लास्ट भी नहीं होगा। इंस्ट्रक्टर वाज इंटरेस्टेड इन फ्लावर, द ऑथर वाज डिसइंटरेस्टेड इन द ब्यूटी ऑफ फ्लावर। माने ऑथर को रुचि नहीं था ब्यूटी ऑफ फ्लावर में, ऐसा तो ब्यूटी ऑफ फ्लावर में उसको इंटरेस्टेड था जी। इसलिए उत्तर बनेगा हमारा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3 नंबर। देखिए ध्यान से देखिएगा, बनेगा। द इंस्ट्रक्टर वॉज एनरेज्ड। इंस्ट्रक्टर को गुस्सा आ जाता था विद द ऑथर्स परसिस्टेंट फेल्यूर। लगातार जो असफल हो रहे थे, इसके ये लगातार, परसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लगातार, और फेल्यूर माने असफलता। टू सी सेल्स बिकॉज ही थॉट दैट ऑथर। ये क्यों ऐसा था कि वो गुस्सा हो जाते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो है, ये बार बार जो देख रहा है और कहता है कुछ नहीं मिला है, इसका मतलब वो क्या था? तो वो बहाना बना रहा, ऐसा ऑथर समझते थे। तो पहला है प्रिटेंडेड नॉट टू सी देम, यही तो उत्तर होगा जी। हाँ, दूसरा क्या था? वाज ओनली इंटरेस्टेड इन मैकेनिक्स ऑफ फ्लावर, ऐसा था। ऑथर कहां फ्लावर में, मैकेनिक्स में इंटरेस्ट, वो तो उसको ब्यूटी पसंद था। कुड ओनली सी अ नेबुलस मिल्की सबस्टेंस, वो केवल मिल्की सबस्टेंस को देख सकता था। तो था कहां? वो तो ऐसे ही मन में भावना ला रहा था। और लैक्ड कॉमन सेंस, उसको बुद्धि नहीं था। यानी उत्तर बनेगा प्रिटेंड कर रहा था। वो माने जो टीचर है वो समझ रहे थे कि ये प्रिटेंड कर रहा है, बहाना बना रहा है नहीं देखने का।
तो उत्तर नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो द ऑथर थॉट दैट द इंस्ट्रक्टर, का ऑथर ने यह सोचा कि द इंस्ट्रक्टर जो सर हैं वो क्या है, अटैच टू मच सिग्निफिकेंस टू द लेबोरेटरी वर्क, बहुत ज्यादा उन्हें पसंद है लेबोरेटरी वर्क, वो तो केवल लेबोरेटरी वर्क के लिए असाइंड एक टीचर थे, पसंद था या नहीं ये कहां इसमें बता है। फेल टू अप्रिशिएट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यानी जो उनके छात्र थे ब्रिलियंट, उनको वो अप्रिशिएट प्रशंसा नहीं करते थे। हाँ, क्या नहीं करते थे, अप्रिशिएट माने प्रशंसा, तो वो तो सबकी प्रशंसा करते थे। वाज हिमसेल्फ प्रिटेंडिंग टू बी ए स्कॉलरली पर्सन, वो अपने आप को बोला हम बहुत महान टीचर हैं, ऐसा भी नहीं है पूरे पैसेज में। तो उत्तर क्या बना, यूज टू गेट अपसेट विथ हिम, दुखी हो गए थे, है ना, ऑथर से दुखी थे वे। वो कहते थे बेटा तुम देखिए देखो मैकेनिक्स ऑफ फ्लावर, ये कहता था हमको ब्यूटी ऑफ फ्लावर पसंद है। क्या बात है यार। आगे है नंबर 5, देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िए। हाँ, तो कहता है कि प्लांट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप लुक लाइक मिल्क, जो प्लांट सेल को ये देखते थे माइक्रोस्कोप से तो उनको मिल्क की तरह दिखता था टू द ऑथर, बिकॉज द इंस्ट्रक्टर, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक्चुअली एडजस्टेड द माइक्रोस्कोप फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए वो आप माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर लिए थे, दिखाते उससे थे और अपने लिए करेंगे कि करते थे ताकि बढ़िया से इसको दिखे, खुद देखकर तब उसको कहते थे देखने के लिए, इसलिए यह नहीं होगा। एडजस्टेड द माइक्रोस्कोप फॉर द होल क्लास, पूरे क्लास के लिए माइक्रोस्कोप को बढ़िया से एडजस्ट करते थे, ये हो सकता है। was solely concerned with the mechanics of flower, केवल एक ही व्यक्ति इंस्ट्रक्टर थे जिनको मैकेनिक ऑफ फ्लावर के बारे में जानकारी थे, वही उससे संबंधित थे, नहीं होगा ऐसा, यानी उत्तर होगा नंबर 2। was solely concerned with the mechanics of the microscope, केवल इन्हीं को माइक्रोस्कोप इन्हीं का था और यही देखना चाहते थे, उत्तर होगा नंबर 2। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज आसान पैसेज होता है, भारी नहीं होता है, केवल हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मुझे पूरा पढ़ना है। जब पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन आएगा, क्यों बर्बाद करें अपना समय, बढ़िया से इसको पढ़कर इसके पार्ट को हम लोग पूरा करेंगे। और आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आइए 6 नंबर है, क्या है देखो 6 नंबर में, सिनोनिम ऑफ एंटीक, सिनोनिम ऑफ एंटीक, एंटीक का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। हाँ, एंटीक का मतलब होता है प्राचीन यानी पुराना। चलिए, तो अब इसमें से हमें खोजना है कि कौन सा होगा जो आपका पुराना का सिनोनिम है, यानी अब आपके पास है पहला एमॉर्फस, एमॉर्फस अनाकार, जिसमें कोई आकार नहीं हो, बिना आकार का, तो ये तो आकार से रिलेटेड हो गया, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। आर्कैक, आर्कैक का मतलब होता है प्राचीन, तो यही तो इसका उत्तर होगा जी। बोल्ड माने साहसी, और फियरलेस का मतलब बिना भय का, बिना भय का। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर का उत्तर बन गया 2 नंबर, ठीक है ना। एंटीक का मतलब प्राचीन पुराना, आर्कैक का मतलब भी प्राचीन पुराना, इसलिए उत्तर बन गया आपका 2 नंबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखो 10 सेकेंड है। बोलो जी,
सिनोनिम ऑफ मिर्थ, प्रसन्नता। मिर्थ का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी। अब देखते हैं इसमें, पहला है मेलोडी, कोई गाना गाता है तो सुरीला गाता है, हाँ सुरीला हो गया, ठीक है भाई। मेलेडी, ये तो दुख रोग का वर्ड हो गया, इसका मतलब रोग हो गया। बिटरनेस, तीखा कड़वा, तीखा या कड़वा, ये तो होगा नहीं। फेस्टिव, फेस्टिवल जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं? फेस्टिवल में आनंद मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब यह जो वर्ड हुआ, इसका मतलब यह हुआ आनंद से रिलेटेड, और जब आनंद से रिलेटेड हुआ तो सिनोनिम का आता है उत्तर नंबर 1 होगा। 7 का उत्तर कितना हुआ? 1 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या आया है। आइए, एंटोनिम है, जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा और चारों ऑप्शन को देखकर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है जी? विवाद। जब विवाद हो गया तो विवाद आपस में क्यों होता है? असहमति के कारण होता है ना, यानी विवाद या असहमति। तो जब असहमति हो गया, अब हम इस चारों वर्ड में देखते हैं कौन सहमति से रिलेटेड है। तो पहला है रेज माने गुस्सा, एंगर माने गुस्सा, एग्रीमेंट माने सहमति, और रेस्पेक्ट का मतलब आदर। देखिए, जब तक हम लोग असहमति नहीं लिखेंगे तब तक हमारा उत्तर रेस्पेक्ट में चला जाएगा। नहीं, ये झगड़ा जब हुआ तो आपसी असहमति से ना झगड़ा होता है, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, यही तो असहमति हुआ, इसी को विवाद कहते हैं। तो विवाद का उल्टा क्या होगा? असहमत होना, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। बड़े ढंग से सब चीज आपके पास आता है और कैसे हम उसे अच्छा करेंगे यह भी आप देखते रहो, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन से हम लोग आइडिया निकालते हैं कि अगले साल फिर कैसे क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए आगे आपका 9 नंबर है, एंटोनिम ऑफ इकैस्टेसी। इकैस्टेसी, इकैस्टेसी, इसका मतलब होता है अति प्रसन्नता। इकैस्टेसी है ना। अब जॉय, इसका उल्टा देखना है जो दुख वाला होगा। जॉय का मतलब खुशी, आनंद, ये तो नहीं होगा। करेज का मतलब साहस, ये भी नहीं होगा। इनडिफरेंस माने उदासीनता, हाँ उदासीनता माने दुखी होना। और इलेक्वेंस का मतलब अच्छा बोलना। तो हमारे पास उत्तर क्या बनेगा? 3 नंबर। क्या बनेगा? इनडिफरेंस माने उदासीनता, ठीक है ना। तो इस तरह से 9 नंबर का उत्तर हमारा 3 हो गया। देखते जाइए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन सिनोनिम का, 2 क्वेश्चन एंटोनिम का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10वां नंबर। ये क्या है जी? ये नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। जरा आप एक बार पढ़ें। दिनेश सेड टू मी, दिनेश सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। देखो अस जो है वह बन गया सब्जेक्ट के अनुसार, बन जाएगा आपके पास दे, और दे के बाद लेट का मतलब होता है शुड। लेट का मतलब क्या होता है? ये शुड होता है, इसका मतलब होता है शुड। चलिए देखते हैं। दिनेश टोल्ड मी टू लेट देम सिंग टुगेदर। क्या बनेगा? ऐसा बनेगा क्या? चलिए देखते हैं। दिनेश प्रपोज दैट लेट देम सिंग टुगेदर। ये खैर डैट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लेट हमारा V1 होता है, याद रखना।
दिनेश ऑर्डर्ड में डेट लेट आई सैंग टूगेदर। ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता ही नहीं है, सब्जेक्टिव आता ही नहीं है, मी होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। दिनेश प्रपोज दैट वी शुड सिंग टूगेदर, हमें सिंग करना चाहिए एक साथ। अब जरा सा गौर से देखिए, यहां पर शुड तो आया, लेट का बदलता शुड में है, लेकिन वी बदलना चाहिए था दे में। वी बदलना किस में चाहिए था? दे में। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसका जो बनना चाहिए वो यहां बनना चाहिए था दे, लेकिन है नहीं और ऑप्शन, और कोई आपके पास बन नहीं रहा है। ये तो आपके पास टू आएगा ही नहीं, लेट वाले में डेट लगता है, इसलिए उत्तर नंबर होगा हमारा 4, है ना। दिनेश प्रपोज दैट वी शुड सिंग टुगेदर, होना चाहिए था दे, नहीं है, लेकिन होगा यही, इसलिए उत्तर नंबर हो गया 10 का 4। आइए क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए वॉइस बनाना है, जरा एक बार देखो वॉइस कैसे बनाते हैं। कहता डिड ही अब्यूज यू। ये जो डिड अब्यूज है इसका मतलब ये V2 हुआ, और जब V2 होता है तो V2 टूटता है वाज वेयर और प्लस V3 में। यानी पहले क्या होगा, यू ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहले आएगा, तो आपका डिड से शुरू होगा नहीं, ये खत्म, हैड से शुरू होगा नहीं, ये खत्म। अब देखो पहला में, दूसरा में वेयर के बाद यहां बीन आ गया, ये भी नहीं बनेगा, इसलिए उत्तर क्या बना, वेयर यू अब्यूज्ड बाय हिम। ठीक है, ये डिड और हैड होगा नहीं, वेयर के साथ बीन लग नहीं सकता, बीइंग लग सकता था, लेकिन हमारा चूंकि V2 पर आधारित है तो वेयर यू अब्यूज्ड बाय हिम ऐसा बनेगा, उत्तर नंबर होगा 4। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। चलिए देखिए, ये तो कॉमन ईयर है भाई, कॉमन ईयर का प्रश्न है, स्पॉट द एरर। अब स्पॉट करो एरर को। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट, स्कार्सली हैड ही लेफ्ट द रूम देन द घोस्ट अपीयर्ड। याद रखो, अगर हम स्कार्सली कहते हैं, अगर हम बेयरली कहते हैं, अगर हम रेयरली कहते हैं, तो ये सब अपने बाद कंजंक्शन के रूप में वेन को लेता है। किसको लेता है? वेन को लेता है। हाँ, तो यहां पर हमारा इस स्कार्सली के साथ यहां दैन आ गया, ये होगा वेन, यानी उत्तर नंबर होगा 2। और अगर मान लिया जाए कि दैन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, नो सूनर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नो सूनर अपने बाद किसको लेता है? दैन को लेता है। याद रख लो, स्कार्सली के साथ वेन होगा, बेयरली के साथ वेन होगा, रेयरली के साथ वेन होगा, लेकिन नो सूनर के साथ दैन होगा। और हमेशा बाद वाले कंजंक्शन को सही करना है, पहले वाले को नहीं सही करना, इसलिए हमारा उत्तर बन गया, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आपके पास दैन बन गया, यानी 2 नंबर उत्तर बन गया। स्कार्सली के साथ क्या बन गया? वेन आएगा, न कि दैन आएगा। बनेगा स्कार्सली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द घोस्ट अपीयर्ड। घोस्ट माने क्या होता है जी? भूत। हाँ, घोस्ट माने क्या होता है? भूत। आगे बढ़े, 12 के बाद 13 नंबर में क्या है भाई, देखा जाए। 13 नंबर मिस स्पेल्ट वर्ड खोजता है। देखो मिस स्पेल्ट वर्ड, ध्यान से देखिए, चारों वर्ड आपके सामने है। अरे पहला ही होगा जी, NOTICEABLE, नोटिसिएबल। नोटिसिएबल का मतलब क्या हुआ? ध्यान देने योग्य, है ना, ध्यान देने योग्य। नेसेसरी माने आवश्यक, अनजेनरस अनउदार,
माने जो उदार नहीं है, जो उदार नहीं है। और आपके पास कंसिलिएट का मतलब क्या होता है? समझौता करना, समझौता करना यानी आपसी में शांति भाव बनाना। यानी उत्तर नंबर होगा 13 का 1 नंबर। नोटिसिएबल, सी के बाद ई होगा, यानी यहां पर आपका सी के बाद ई होगा, तब ABLE होगा। नोटिस में एबल लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो बढ़िया से पढ़ो। टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, यानी बिना कस्टम ड्यूटी, सीमा कर। जब बाउंड्री पर गए, जब हम सीमा पर आए तो बिना किसी कर को, चुंगी को दिए हुए हम वहां से धीरे से किसी तरह निकल गए। जब निकल गए इसका मतलब हम लोग क्या किए? स्मगलर कर दिए, स्मगलिंग कर दिए। स्मगलिंग कब होता है? यानी स्मगल, यही ना होगा, स्मगल किया, यानी बिना सीमा कर के दिए हुए सामानों का आयात निर्यात करना। बिना कर चुकाए सामानों का आयात या निर्यात करना। हो गया भाई? बिना कर चुकाए, चुंगी चुकाए आयात निर्यात को करना, यानी 2 नंबर। विंडिक्ट का मतलब दंड देना। ठीक है। एब्डिगेट माने छोड़ देना, त्याग देना। और ब्रेवरी का मतलब शराब बनाने का अड्डा, शराब बनाने का भट्टी, शराब की भट्टी, उसको कहते हैं ब्रेवरी। ठीक है ना? तो हमारा 14 का उत्तर बन गया 2 नंबर। बड़े मजेदार तरीके से आप चीजों को सीख रहे हैं, रिवीजन करो और सबको अपना बना लो, और अगले जो हमारा एग्जाम होने वाला है नेवी का, उसमें पास करके हमें अपने रिवार्ड जो हमें देना है वो मुझे दे दो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए, ब्रेक द आइस, इसका मतलब हुआ इडियम एंड फ्रेज। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, यानी आपस में बातचीत शुरू कर देना, इसको कहते हैं चुप्पी तोड़ना, यानी बातचीत शुरू कर देना। बोलो क्या होगा? टू शो साइन ऑफ कॉर्डिस, कायर का संकेत दिखाना। कॉर्डिस का मतलब क्या होता है जी? कायरता। इसका मतलब कायरता नहीं होगा। टू शो द साइन ऑफ ब्रेवरी, साहस को दिखाना नहीं होगा। ब्रेवरी माने साहस। टू मेक अ बिग लॉस, बड़ी हानि को प्राप्त करना ना बनेगा। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन माने बातचीत। ठीक है ना? तो उत्तर बन गया हमारा 4 नंबर। ठीक है भाई, इस तरह से 15 का उत्तर 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। प्लूरल ऑफ लीफ, लीफ का अंत किससे किया जी? एफ से। क्या लगेगा? लीव्स होगा, यानी नंबर 2। लीफ एफ और एफ ई से क्या? एफ और एफ ई, ये दोनों का प्लूरल क्या बनेगा? VES लगाकर बनेगा, यानी बनेगा LEAVES। मजा से सब चीज करना। आगे है 15 नंबर। आइए देखिए, डे का एडजेक्टिव क्या होगा? डे क्या हो गया? नाउन। अब इससे एडजेक्टिव खोजना है, तो पहला तो डेज हो गया, तो ये नाउन है ना, हो गया नाउन हो गया। एस किस में लगेगा? नाउन में लगेगा, इसलिए नाउन हो गया। डेट तारीख,
तारीख बताओ तो, यानी ये नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। तुम लोग डेली प्रैक्टिस करते हो, क्या बोले? डेली प्रैक्टिस। क्या बोले? क्या बोले जी? क्या बोले? बोलो बोलो बोलो। डेली प्रैक्टिस। तो जब हम प्रैक्टिस बोले, सी आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा नाउन। और जो नाउन के पहले आएगा उसको क्या बोलेगा? जो नाउन के पहले आएगा उसको क्या बोलेगा? एडजेक्टिव। यानी यह हो गया आपका एडजेक्टिव। तो हमारा डे का जो एडजेक्टिव बनेगा वह बनेगा डेली, यानी ये हो गया एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव के बाद एक नाउन लगा सकते हैं, लेकिन नाउन के बाद नाउन नहीं लगा सकते, इसलिए हमारा उत्तर बन गया 3 नंबर। डेली यूज का सामान ले रहे हैं, कहते हो ना, डेली क्लास चल रहा है, तो क्लास क्या हो गया? नाउन। तो उसके पहले जो आएगा उसको क्या बोलेगा? एडजेक्टिव। और तुम्हें क्या खोजता है? एडजेक्टिव दीजिए। उत्तर नंबर 3 होगा। आइए बढ़ते हैं 18 नंबर। फिल इन द ब्लैंक बनाना है, देखो ध्यान से। द डॉग जंप्ड डैश द चेयर। जरा ध्यान से अपना दिमाग लगाकर बनाने का प्रयास करो एक बार। क्या बनेगा जी? बोलो। बनेगा, ये ऑफ तो कभी होगा नहीं। इनटू का मतलब बाहर से अंदर की ओर जाना। क्लास में घुसिएगा तो कम इनटू होगा, यानी ये नहीं बनेगा। इन तो में होता है, चेयर में जंप करेगा, ऐसा नहीं ना होगा। ऑन भले हो सकता था, यानी ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ऑफ। अलग होना, ओ डबल एफ का मतलब होता है, क्या होता है? अलग होना, यानी जंप्ड ऑफ द चेयर। चेयर से कूदकर अलग हो गया, यानी चेयर से कूदकर अलग हो गया, यह बन गया आपका। हाँ, तो उत्तर नंबर 18 का क्या होगा? 2 नंबर। अरे भाई, ओ एफ का तो मतलब ही नहीं हुआ कुछ। इन दोगे तो चेयर में घुस जाएगा क्या? चेयर में नहीं बनेगा। और इनटू तो बाहर से अंदर की ओर। अ गर्ल जंप्ड इनटू द वेल, कुआं में कूद गई, बाहर से अंदर जाएगी तभी होगा, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो 18 नंबर का उत्तर हुआ नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, चलो जी, रीस्टार्ट करो, फिर से शुरू करो। द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी। यहां पर मॉर्निंग ऑफ द 1 जनवरी, इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये एक 1 जनवरी तारीख हो गया। 1 जनवरी तारीख हो गया। और यहां पर क्या लगाएंगे? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी। ये केवल मॉर्निंग के लिए नहीं आया, 1 जनवरी के लिए आया। तो कभी भी याद रखो, ऑन प्लस डेट का वर्ड होता है। ये डेट के लिए आ गया, ये केवल मॉर्निंग नहीं आया, नहीं तो इन द मॉर्निंग होता। हम क्या कर रहे हैं? 1 जनवरी कह रहे हैं। यहां पर क्या है डेट का मतलब? 1 जनवरी। ठीक है ना, ये ध्यान देना। 1 जनवरी कह रहा है, इसलिए यहां पर होगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, यानी उत्तर नंबर हमारा 3 होगा। गौर करना, वी हैव रिटेन अ लेटर इन द मॉर्निंग। केवल मॉर्निंग रहेगा, क्या होगा? केवल मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यानी अकेले मॉर्निंग, इवनिंग, ईटीसी रहने पर उसके पहले इन लगेगा, है ना। जैसे इन द मॉर्निंग हो गया, इन द इवनिंग हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर ऑन लिखूंगा, कब? जब ऑन प्लस द मॉर्निंग प्लस डेट। मॉर्निंग के बाद ऑफ भी लिख दो भाई,
जब ये तारीख रहेगा तो हम ये ऑन लगा रहे हैं तारीख के लिए, है ना, यानी ऑन द इवनिंग ऑफ 23rd में। बात समझा? यानी ये ऑन किसके लिए लगा? तो 23rd में के लिए लगा। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता दी, केवल अगर हम इवनिंग और मॉर्निंग कहेंगे तो इन लगेगा, लेकिन तारीख के साथ देंगे तो हमेशा हमारा ऑन लगेगा। बात समझ में आ गई? ये आपके पास प्रीपोजिशन का एक छोटा सा पार्ट का हिस्सा मैंने बताया, इसलिए यहां पर होता है रीस्टार्टेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, यानी हमारे पास यहां पर डेट आ गया और डेट के पहले हमेशा ऑन लगेगा। बढ़िया से इसको देखना, क्लास के बाद भी तुम लोग अपने अपने घर में जाकर दोबारा इस चीज को देखना, इंटरेस्टिंग चीज बताए हैं। आगे बढ़िए 20 नंबर, 25 क्वेश्चन का नेवी में आता है, ध्यान देना। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव होगा, ए नंबर ऑफ क्या लेगा? हैव लेगा। देखो ए नंबर ऑफ प्लस पीसीएन प्लस प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ प्लस ये पीसीएन ही होगा, दोनों में पीसीएन ही होगा, लेकिन वर्ब हमारा हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है ना, वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। तो याद रखना ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद क्या लगा जी? हैव लगा। क्या बात है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखिए भाई, जाकर कृपया गेट बंद करिएगा। क्या बोलते हो? क्या अपना फोन दीजिएगा? वुड यू माइंड टू गिव मी योर फोन? यानी क्या बनेगा यहां पर? बनेगा वुड यू माइंड शटिंग द डोर। और याद रखना ये माइंड के बाद हमेशा वर्ब नंबर 4 आता है, ये भी एक बात याद रखना। ये देखो माइंड के बाद क्या आ गया? वर्ब नंबर 4, 2 + V1 नहीं होगा। वुड यू माइंड गिविंग मी योर मोबाइल, ये भी ध्यान दीजिएगा, माइंड प्लस V4 होगा, इसलिए वुड का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज किसी से मांगते हैं तो हमें वहां पर यूज करना है वुड का प्रयोग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बोलो जी, क्वेश्चन देखो ध्यान से। यस यस यस, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। द बस इज अबाउट टू लीव, अबाउट टू वाला है, अबाउट टू का मतलब वाला है। ही इज अबाउट टू लीव, यानी वह उस स्थान को छोड़ने वाला है। यहां पर क्या होगा? अबाउट टू। हाँ, यानी बस उस स्थान को अब छूटने वाला है। इस तरह से हमारा यहां पर बनेगा अबाउट टू। कभी भी सेट या सेट टू अबाउट केवल नहीं होगा, उत्तर बनेगा अबाउट टू। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई। By such drinking, I dash accident। कोई भी आदमी अगर ड्रिंकिंग समझते हो ना, लाल पानी का सेवन अगर करता है तो वह क्या होगा? विल मीट एन एक्सीडेंट। वह क्या करेगा? सी नहीं करेगा। जब गाड़ी में पी के चला रहा है तो वह देखेगा एक्सीडेंट के, खुद उसको एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए क्या बनेगा? विल मीट एन एक्सीडेंट। इसलिए उत्तर बना हमारा 3 नंबर। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर 3 हुआ। 24 नंबर में आइए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये आवाज खोज रहा है। विंड की आवाज को क्या बोलते हैं? विंड की आवाज को क्या बोलते हैं? देखो जी, विंड की आवाज को क्या बोलते हैं? विंड की आवाज को क्या बोलते हैं जी? तो हवा की आवाज को बोलते हैं विसल्स करता है। जैसे हम लोग सीटी में उस तरह से बजाता है। विंड के आवाज को विसल बोलते हैं। हाँ, विसल बोलते हैं।
ठीक है भाई। अब ये क्या, चैटर, मंकी के आवाज को, मंकी के आवाज क्या कहलाएगा, चैटर। मंकी क्या करेगा जी, चैटर्स करेगा। मंकी क्या करेगा, चैटर करेगा, चट 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 बोलेगा। और जो मशीन होगा, मशीन की आवाज को क्लैटर कहते हैं। मशीन का आवाज को हम लोग क्लैटर करते हैं, कच कच करके चलता है। और अगर मैं कहता हूं जो पैर को हम लोग चाप चाप कर चलते हैं, फूट को चाप चाप कर चलते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिंकल, यानी फूट के आवाज को हम लोग कहते हैं क्रिंकल। हो गया भाई। विंड की आवाज को क्या बोलेंगे, व्हिसल। हम लोग चैटर किसको बोलेंगे, तो बंदर की आवाज को। हम लोग क्लैटर किसको कहेंगे, तो मशीन की आवाज को। और क्रिंकल किसको कहेंगे, तो पैर के चलने के आवाज को। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये हुआ 25वां, जरा ध्यान से देखिएगा। डैश ऑफ एरो, एरो के हमें समूह के बारे में बात करना है। क्या बोलते हैं, एरो के समूह को क्या बोलते हो, बोलो। देखिए, जो एरो यानी तीर के समूह क्या कहलाते हैं, तो वैली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, VOLLEY। ठीक है भाई। टफ्ट किसको कहते हैं, ग्रास, घास के गुच्छा को। ग्रास यानी घास के गुच्छा को हम लोग बोलते हैं टफ्ट। घास का जब गुच्छा बना लेंगे तो कहेंगे क्या भाई, टफ्ट। अगर हम बेल कहते हैं, यानी हम लोग क्लोथ का, कपड़ा का जब गांठ बना लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, यानी कपड़े के गांठ क्या कहलाते हैं, बेल। और स्वार्म क्या हुआ, सब लोग पहले से पढ़ा हुआ है। स्वार्म का मतलब क्या हुआ जी, बोलो। स्वार्म का मतलब होता है, अगर हम मधुमक्खी के, यानी बीज, मधुमक्खी के झुंड को क्या बोलेंगे भाई, मधुमक्खी के झुंड को हम लोग बोलेंगे स्वार्म। हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या कहता है, ए डैश ऑफ एरो वी आर हर्ल्ड ऑन देम। हर्ल्ड का मतलब चारों तरफ से फंसा हुआ है, यानी क्या होगा, वॉली। वॉली माने तीरों का झुंड। अगर हम टफ्ट कहते हैं, यानी घास का झुंड, घास का गुच्छा। अगर हम बेल कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बेल का मतलब कपड़ों का गांठ हुआ। और जब स्वार्म कहेंगे, मधुमक्खी का झुंड कहेंगे। तो ये आपके सामने मैंने 2019 के क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कराया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके अगले 2020 में भी आएंगे। तो 2020 जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोग उसके क्वेश्चन को पूरी तरह से, मैंने एयरफोर्स इसी पर आधारित क्वेश्चन मैंने 25 सेट बता दिया हूं। आगे इस पर भी आधारित मैंने बहुत सारा अभी तैयार किया हूं जो आपको बताने वाला हूं। तो फिर कल मिलते हैं इसी समय 4 बजे नेवी SSR के लिए। और आपको मैं बताऊं कि प्रोनाउन का टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है सुबह 11 बजे। तो अगर आज आपसे छूट भी गया होगा तो कल आप आना ना भूलें। लाइव क्लास चल रहा है, आप शेयर करें। आप क्या करोगे पता है ना, लाइक करो, हाँ, और पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े। मन तन से जुड़े, धन से अभी जुड़ने के लिए मैं कह नहीं रहा हूं। और आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। जिंदगी में जो चाहो वह तुम प्राप्त करो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो इस चैनल को देखने वाले सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
मस्त रहें, स्वस्थ रहें।